70% ऑफ हमारा पॉपुलेशन इज ऑन स्क्रीन। तो जो भी हमारा काम है इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द स्क्रीन। राइट। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेंट टू सिट एट वन प्लेस। छोटे प्रोसेस से स्टार्ट किया था जहाँ पर आपको एक गोरिल्ला दिखता है और धीरे धीरे वो गोरिल्ला आदमी बनता है। सो ये हमारा प्रोसेस है जहाँ हम गोरिल्ला से आदमी बन तो गए लेकिन फिर हम वापस वहीं पर आ गए। नेक एंड बैक पेन, कैंसर ओके। के बाद दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा पैसा बैक पेन पे इन्वेस्ट करते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट जो मैक्सिमम सर्जरीज होते हैं उसमें लोग सेटिस्फाई नहीं होते। You could lose. ओके, वन Yes. इजी, सिट सिट सिट। एंड अबाउट द इयर्स। Oh my God. हेलो गाइस, हम लोगों को कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल पेन जरूर एक्सपीरियंस करी होती है। और वो जो फिजिकल पेन है, कभी वो आपकी कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो या फ्रोजन शोल्डर हो, उसके लिए आप डॉक्टर के पास में जाते हैं। डॉक्टर आपको क्या देते हैं? एनाल्जेसिक, पेन किलर्स। उससे होता क्या है कि थोड़े टाइम के लिए तो आपको रिलीफ मिल जाता है, बट उसके बाद आपको इवेंचुअली वो फिर से पेन लौट कर वापस आ जाता है। तो इस केस के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाना, कायरोप्रैक्टर के पास में जाना, एक वहीं आपके पास में सोल्यूशन रहता है। सो आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर सुदर्शन सिंह से। ही इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ही इज अ कायरोप्रैक्टर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसने मेरा ध्यान खींचा वो था स्पाइनल एडजस्टमेंट, स्पाइनल मैनिपुलेशन। सो आई रियली वांट टू नो व्हाट इज दिस स्पाइनल मैनिपुलेशन। सो लेट्स मीट डॉक्टर सुदर्शन सिंह। डॉक्टर सुदर्शन, वेलकम ऑन विलास एंड वाइब्स। हाय हाय, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही मैं बोल रहा था, spinal manipulation. Yeah. What is this exactly term? I have heard about this term for the first time and I was like, spinal manipulation मतलब और चीजों को मैनिपुलेट होते सुना है मैंने, बट स्पाइनल मैनिपुलेशन क्या चीज है? Yeah, spinal manipulation, or maybe you can say even spinal adjustments. So basically, if you see, our spine has 33 vertebrae, and at every vertebral level, we have different kind of movements. So a lot of times when we undergo any kind of accident, कोई इंजरी हो गई, ऐसा कुछ भी हुआ, तो इसमें क्या होता है कि आपको कभी-कभी आपको बाहरी चोट दिखाई देती है और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कुछ अंदरूनी चोटें होती हैं, जो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन शायद वो कुछ टाइम बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, कभी-कभी 6 महीने या 1 साल बाद भी सडनली आपको वहाँ से वो पेन शुरू हो जाता है या आपको वो चीज़ पता चलती है। तो होता क्या है कि एक चेंज जो होता है वो ऑलरेडी आ चुका होता है और धीरे-धीरे वो पेन या जो प्रॉब्लम है वो आपको महसूस होता है। सो इसलिए जैसा कि आप जानते होंगे कि योर ब्रेन इज़ राइट हियर एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज़ नथिंग बट अ ट्रैक दैट एक्चुअली गिव्स सिग्नल्स अराउंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी कि आपको हाथ हिलाना है, आपको पैर हिलाना है, आपको ये मूवमेंट करना है, आपको वो मूवमेंट करना है। और एवरी लेवल पे आपके कुछ अलग-अलग किस्म के नर्व निकलते हैं, राइट फ्रॉम योर सर्वाइकल टू योर सेक्रम। पूरा 33 लेवल्स तक आपके ये सारे नर्व्स निकलते हैं और हर एक का अपना-अपना फंक्शन होता है। तो अगर कोई भी एक ऐसा लेवल है, जहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको एडजस्ट करना, उसको मैनिपुलेट करना और उसको अपने पोज़ीशन पे वापस लाना, ताकि वो सिग्नल सही तरीके से आप महसूस कर सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम बेसिकली यही करते हैं कि जो ब्रेन का सिग्नल है, हम उसको पूरी तरह क्लियर करके रखते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गाड़ी चलाते वक़्त आपको सिग्नल तो मिल गया लेकिन अगर रोड पे कोई और दूसरी गाड़ी है, तो आप क्या करेंगे? आप तो निकल नहीं सकते। तो मेबी शायद एज़ अ आरटीओ हम उसको क्लियर कर देते हैं सो दैट यू कैन ईज़िली फ्लो विथ योर सिग्नल। सो जब हम स्पाइनल मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं, आपने एडजस्टमेंट की बात करी बेसिकली स्पाइन को, बट एमआरआई के अंदर भी ये दिखता होगा, आई एम वेरी श्योर, राइट? सो आर नॉट डॉक्टर्स इन्वॉल्वड इनटू दिस, और वेयर डज द फिजियोथेरेपी कम इनटू द पिक्चर बेसिकली? I would not say it is completely physiotherapy also. This is a different term. इसे हम chiropractic बोलते हैं या फिर Okay. chiropractic medicine बोलते हैं, which is a 100-year-old science and it has been practiced widely in a lot of foreign countries, developed countries and basically इसका एक पूरा association हुआ था, स्कूल बना था और लोगों में इस चीज़ का इसकी जागरूकता आई थी और ये 100 साल का पूरा काम है। अगर आप बहुत पीछे जाएँगे तो आप देखेंगे कि आयुर्वेदा में भी इसका काफ़ी मेंशन है। Okay. जहाँ पर आयुर्वेदा में भी इन चीज़ों को यूज़ किया गया था। इनफैक्ट
चाइनीज मेडिसिन में भी किया गया था उसके बाद, एंड देन द वेस्ट हैज एक्चुअली अडेप्टेड इट, एंड नाउ इट इज कमिंग बैक टू अस एज कायरोप्रैक्टिक थेरेपी। वो हमेशा से ऐसा होता आया है कि अच्छी चीजें सारी बाहर चली गई एग्जैक्टली, एंड घूम करके फिर यहाँ पर आती हैं, एब्सोल्युटली। बिकॉज मे तो बी वहां से वैलिडेशन मिल जाता बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये योगा की तरह है। सो दिस इज़ हाउ द स्पाइनल मैनिपुलेशन कम्स इन। तो जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि एमआरआई में क्या होता है और डॉक्टर्स इसमें क्यों नहीं इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली एमआरआई, अगर हम 100 लोगों का एमआरआई करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम सब में दिखेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन कंप्लेंट कर रहा है। है। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है? हमें ये ढूँढना है कि आपके कंप्लेंट करने का क्या रीज़न है, और वो एमआरआई में नहीं है, वो आपकी लाइफ़स्टाइल में है। अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पर आपको काफ़ी टाइम मोबाइल देखना पड़ता है या आपको स्क्रीन देखनी पड़ती है, जिसकी वज़ह से आप नेक बेंडिंग करते हैं, या शायद आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पास आपने एक प्रॉपर चेयर में इन्वेस्ट नहीं किया है, या आपने एक प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स यानी कि टेबल, चेयर, स्क्रीन, इन चीज़ों की सेटिंग सही तरीके से नहीं की है, जिस वजह से आपको बैक पेन हो रहा है या नेक पेन हो रहा है, आप इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। आप ये देखते हैं कि आपका एमआरआई क्या बोल रहा है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि सब्जेक्टिवली मैं अगर विलास का एमआरआई देख रहा हूँ, तो मुझे ये समझना होगा कि आपके लाइफ़स्टाइल में क्या प्रॉब्लम है? आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, जिसको मुझे एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट या एज़ अ कायरोप्रैक्टिक उसको चेक करना होगा और उसको वहाँ पर क्लियर करना होगा। बिकॉज़ एमआरआई, आप किसी का भी एमआरआई करिए, आप मेरा एमआरआई करिए, मेरे एमआरआई में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकलेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई नेक या बैक पेन नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ़स्टाइल सही है, शायद इसलिए कि मैं अपना पोस्चर सही रख रहा हूँ, शायद इसलिए कि मैं एक्सरसाइज़ रेगुलरली कर रहा हूँ। सो दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। सो ऐसा कह सकते हैं कि बेसिकली आपका जो अच्छा लाइफस्टाइल है, आपके मे बी यू हैव स्पेंट इन ergonomics जैसे आपने बोला, या आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो है, जैसे आपने भी कहा कि बिल्कुल, प्रॉब्लम तो है, बट हम बिल्कुल। उसको बेसिकली अभी वो डायग्नोस नहीं हो रहा, अभी वो यस, सामने नहीं आ रहा। यस। सो इस प्रॉब्लम तरीके से आई किस वुडेंट तरीके से नहीं, अच्छा, मैं उसको प्रॉब्लम भी नहीं ओके, बोलूँगा। मैं तो उसको एक डिजेनरेटिव प्रोसेस बोलूँगा। ओ, क्या होता है कि आप 18 साल के बाद आपकी बॉडी में कोई रीजनरेशन नहीं हो रहा है। राइट, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ रीजनरेटिंग। आपके बोन्स, आपके मसल्स, ये सारे कुछ दे आर गोइंग एट अ डिप्लीटिंग लेवल, ओके? राइट, एंड दिस इज़ व्हाट शोज़। अब अगर मेरे पास एक 23 साल का या 25 साल का लड़का आ रहा है जिसका डिस्क बल्ज है और उसको कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो मैं उसको और उसकी कोई इंजरी हुई नहीं है, तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये डिस्क बल्ज क्यों आया है? ये डिस्क बल्ज इसलिए आया है क्योंकि 18 साल के बाद कोई रीजनरेशन नहीं है। अगर उसका पोस्चर रेगुलर बेसिस पे खराब हो रहा है, तो डेफिनिटली कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट इज़ हाउ हम उसको एक्सप्लेन कर सकते तो 18 साल के बाद में आपने बोला ऑब्वियसली मतलब हमारी बॉडी जो है वो हैं। डिप्लीटिंग एब्सोल्युटली। मोड में चली जाती यस, है, कुछ भी यस, न्यू रीजनरेशन नहीं हो रहा। यस। सो क्या ये प्रॉब्लम जो अभी आप देख रहे हैं ये अमंग द यंगस्टर्स ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखते हैं, या आफ्टर 40-50 ये प्रॉब्लम जो होती है वो उभर कर सामने आती है? अभी फ़िलहाल हम ये प्रॉब्लम 25 टू 40 में ज़्यादा देख रहे हैं। ओके, हालाँकि इसमें 2 डिफरेंसेस भी हैं। एक चीज़ ये है कि जो डीजनरेशन लेवल है वो उतना खराब नहीं है, जो 40 प्लस में आपको दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ ऑन स्क्रीन। जो भी हमारा काम है, एवरीवन इज़ अ आईटी प्रोफेशनल टुडे। तो जो भी हमारा काम है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द स्क्रीन। राइट, लेकिन हमें ये बात समझनी है कि ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेंट टू सिट एट वन प्लेस। आपके आपके पास 2 पैर हैं, क्यों? क्योंकि आपको चलना है, आपको खड़े रहना है और आपको मूव होना है। लेकिन क्योंकि हमारा काम ऐसा है, क्योंकि हमें एक रेगुलर सैलरी चाहिए, हमें एक रेगुलर ईएमआई भरना है और सारी चीज़ें करनी है, जिसकी वजह से आपको बैठना पड़ता है। आपको 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, कभी-कभी 12 घंटा, 12 घंटे तक आपको बैठ के एक ही जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है। अब आपने शायद कभी एक फ़ोटोग्राफ देखी होगी जहाँ पर हमने एक छोटे प्रोसेस से स्टार्ट किया था, जहाँ पर आपको एक गोरिल्ला दिखता है और धीरे-धीरे वो गोरिल्ला आदमी बनता है और फिर इंडीड, वही आदमी धीरे-धीरे झुक-झुक के वापस स्क्रीन पे आ जाता है। सो ये हमारा प्रोसेस है, जहाँ हम गोरिल्ला से आदमी बन तो गए, लेकिन फिर हम वापस वहीं पर आ गए। क्योंकि हम मूवमेंट नहीं ला रहे हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में मूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो लोग आईटी में काम कर रहे हैं, बस वो लोग अपना काम छोड़ दें, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने काम में रेगुलर बेसिस पे ब्रेक लें। हर हर हाफ एन आवर में, 45 मिनट्स में खड़े हो जाएँ, मूव करें। आप अपने पोस्चर को ब्रेक करें। कोई भी पोस्चर परफेक्ट पोस्चर नहीं होता।
इसीलिए उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो शायद आप अगर गलत पोस्चर में होंगे तो आप उसको ब्रेक करके एक नए पोस्चर में आ सकते हैं। अगर आप सही पोस्चर में भी होंगे और अगर आप उसको भी रिलैक्स करना चाहें तो स्टिल आप दूसरे पोस्चर में जा सकते हैं, विच इज स्टिल ओके। सो मूवमेंट इज द की। काफी लोग हैं जिम करते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो जिम कर रहा हूँ तो फिर मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। उनको लगता है कि उनमें इम्यूनिटी आ गई है कि उनको आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर आप जिम भी कर रहे हैं, 1 घंटे की एक्टिविटी है वो, 24 घंटे में आप 1 घंटा काम कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आपका काम वापस 8 घंटा या 9 घंटा बैठना है, then you still will face problems of neck and back pain as long as you're not getting mobility in picture. So it's important that mobility should be the key. Movement is the key for all these things. सो आप बोल रहे हैं कि 1 घंटे की एक्सरसाइज इज नॉट इनफ, लाइक यू नो इनफ एज नहीं, इन मतलब नहीं, आपने 1 घंटे की एक्सरसाइज कर ली तो yes, यू आर yes. नॉट सेट फॉर द डे। आप ये मत सोचिए कि अगर आपने 1 घंटे की एक्सरसाइज कर ली तो आप अपने पेन के लिए इम्यून हो गए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इम्यूनिटी आ गई है, आपके पास कोई कोविड वैक्सीन नहीं आया है। सो हो सकता है कि आप वापस नेक का पेन या बैक का पेन महसूस कर सकें बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, है ना, एंड बैड ergonomics. सो ये जो भी प्रॉब्लम्स के साथ में लोग आपके पास में आते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो क्या है? नेक एंड बैक पेन। कैंसर Okay. के बाद दुनिया में लोग सबसे ज्यादा पैसा बैक पेन पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो बैक पेन इनिशियल स्टेजेस में हो या वो बैक सर्जरी के लेवल तक आ जाए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट जो मैक्सिमम सर्जरीज होते हैं उसमें लोग सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि सर्जन्स काफी टाइम ओपनली इस चीज को डिस्कस नहीं कर पाते। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, वहां पे आप अगर आपको एक बैक प्रॉब्लम है तो वहां पे आपके 2 डॉक्टर्स होंगे। एक डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपको सर्जरी करनी चाहिए, एक डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपको सर्जरी नहीं करनी चाहिए। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। यहाँ पे वी आर नॉट प्लेइंग दैट वे, यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है। मैंने काफ़ी सारे पूना में इनफैक्ट मैंने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे बहुत यंग लोगों ने सर्जरी कर ली और सर्जरी करने के बाद नाउ दे आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एट डिफरेंट लेवल्स। व्हाई? क्योंकि उनको वो चीज़ एजुकेट नहीं की गई थी कि सर्जरी के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सर्जरी के बाद आपको हेल्दी लाइफस्टाइल स्टिल मेंटेन करना चाहिए। देखिए आप सर्जरी करते हो एक लेवल की, मे बी जैसे लोग बोलते हैं L1 L2 हो गया या L4 L5 हो गया। आपको प्रॉब्लम सपोज कि आपको L4 L5 में प्रॉब्लम है और आपके सर्जन ने L4 L5 का जो नर्व कंप्रेशन है उसको क्लियर कर दिया। इट्स अ वेरी स्मॉल सर्जरी, मूवमेंट में थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और सर्जरी क्लियर हो जाती है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको L1 L2 में, L2 L3 में, L3 L4 में आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं ले रहे हैं, अगर आप अपना वेट बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज व्हाट यू नो, एज अ सर्जन, एज अ गुड सर्जन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेशेंट को एजुकेट करो कि ये इसके प्रोज है, ये इसके कॉन्स है। आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन आपके हाथ में। आपने अपनी कॉन्वर्सेशन में बोला कि 2 डॉक्टर्स हैं, एक Yes. डॉक्टर बोलता है कि सर्जरी के लिए जाना चाहिए, Yes. दूसरा डॉक्टर कहता है सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पर तो मुझे लगता है पेशेंट ही कंफ्यूज हो गया। पहली बात तो दिस इज फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स कि किसकी बात सुने वो, किसकी बात में ज्यादा वेट है। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, इवन इफ अगर वो सर्जरी के लिए चला भी जाता है तो भी चांसेस क्या होंगे उसकी फुल रिकवरी के वो नहीं पता। Yes, नहीं जाता है तो उसके पास में क्या ऑप्शंस है? एक्चुअली ऑप्शंस बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि कोई भी पेशेंट अगर सर्जरी के लिए जाना चाहे तो मुझे लगता है कि उनको सर्जरी से पहले सब कुछ ट्राई करना चाहिए। बिकॉज काफ़ी टाइम आप साइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। काफ़ी चीज़ें होती है जो बुक्स में मेंशन नहीं है बट सब्जेक्टिवली किसी के ऊपर काम करती है। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे हैं जो अपना अपना प्रॉब्लम एक्यूपंक्चर से क्लियर कर रहे हैं और उनको उससे फर्क पड़ रहा है बिकॉज शायद कोई एक एक्यूपंक्चर है हु इज वेरी गुड इन हिज वर्क एंड वो ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सो इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग कि इसका प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन ये लोग साथ में मिल गए और इनको ये चीज वर्कआउट हो रही है एंड दे आर हैप्पी विद इट। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ट्राई करनी जरूरी है। फिजियोथेरेपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको मैंडेटरीली बैक पेन में ट्राई करना ही चाहिए। एज पर द अमेरिकन गाइडलाइंस, स्पाइनल मैनिपुलेशन जो आपने मुझे पूछा कि एक बहुत ही वेग टर्म है, विच इज एक्चुअली अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से स्पाइनल मैनिपुलेशन इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट शुड बी ट्राइड फॉर अ बैक पेन। You know, you should not really go for medicines. Instead, you should try spinal manipulation before going for medicine, and this is as per the American guidelines. ओके।
सो अभी तक जो भी आपके पास में केसेस आए, कोई सबसे खराब केस लाइक आपको लगा कि ये एक सबसे बड़ा मेरी अचीवमेंट है, इस केस के ऊपर मैंने काम कर लिया? लेकिन लॉट ऑफ डॉक्टर्स डू क्लेम बिग टॉल क्लेम्स ऑफ कोर्स Yeah, एंड दे दैट्स yeah, इन मीडिया yeah, आल्सो एट टाइम्स। yeah. सो ऐसा कोई क्लेम आप जो करना चाहें? एक्चुअली ऐसा क्लेम मुझे नहीं लगता उसको हमको क्लेम में ये करना पड़ेगा, केस बिकॉज स्टडी के मेरी तौर पे जो देखते हैं। केस स्टडी के बारे में अगर बात करें तो देखिए, मैं अपने पेशेंट्स के साथ ये चीज़ बहुत क्लियर करता हूँ कि मेरी जो ट्रीटमेंट है या मेरी जो थेरेपी है वो 50% काम कर रही है, और 50% काम वो तब करेगी जब आप अपने एक्सरसाइजेस करना शुरू करेंगे, जब आप अपने मसल्स को मूव करना शुरू करेंगे, और जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे। सो इट्स अ 50-50 कलेक्टिव अप्रोच। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो 1 या 2 सेशन करने के बाद, इफ दे आर फॉलोइंग द एक्सरसाइजेस रेगुलरली, दे डोंट सी मी, देन दे कम डायरेक्टली आफ्टर 6 मंथ्स। व्हाई? जस्ट टू गेट एडजस्टेड वंस, जस्ट टू सी मी, सो दैट एवरीथिंग इज फाइन। तो ये वो कंफर्ट लेवल होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक्सरसाइज काम कर रहा है, और मेरा पर्पस एक्चुअली थेरेपी का यही है, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि एक्सरसाइज एक्चुअली वर्क्स। बट क्या है ना कि हमारे लिए वो एक चीज़ है कि जो चीज़ एकदम ईज़िली मिल जाए उसका हमको वैल्यू नहीं होता। तो बस यही है कि अगर मैं आपको बोलूँ सिंपली कि एक्सरसाइज करना है और आप उसको करो, आप उसको वैल्यू नहीं करोगे। आपको लगेगा बस इसके लिए मैं आपको फीस दे दूँ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। सो कुछ चीज़ों को पहले एक सेट करना पड़ता है कि देखिए, मैंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है और उससे फ़र्क भी पड़ता है। बट इसके साथ-साथ अगर आप एक्सरसाइज़ेज़ करें तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह होप छोड़ चुके थे, जो जिनको सर्जरी, इनफैक्ट पुणे में ही एक पेशेंट है हमारे पास जो सिवियर बैक पेन था उनको, वो एक्चुअली मुझे मिलने बॉम्बे आए थे पहले, सबसे पहले। ओके। और उन्होंने बॉम्बे में 2-3 सेशंस किए मेरे साथ, और उसके बाद जब उनको द एक वो लेवल ऐसा था कि वो बैठ ही नहीं पा रहे थे। शी कुड नॉट सिट और शी कुड नॉट इवन स्टैंड, दैट सिवियर शी वाज, एंड शी वाज एडवाइज्ड सर्जरी आल्सो। इन फैक्ट शी केम टुडे आल्सो हियर, एंड इवेंचुअली उन्होंने 2-3 सेशंस किए बॉम्बे में। उसके बाद मैंने उनको बोला कि अभी आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को स्टार्ट करो, एक्सरसाइज़ेज़ स्टार्ट करो, एंड यू सी मी व्हेनेवर आई एम इन पूना। And then she started coming to Pune also, and today also now she had come with 20% complaints. Today she is living a healthy life. She's doing everything, whether it is standing, sitting, moving around, odd jobs, all of that, being a housewife, everything that is required, avoiding too much of strenuous activities. Okay, long term is also losing weight and getting more flexible is what I have explained her. And yes, if there are any issues that she comes for now, I pay address to it and get it done. So that's the status now, that she's almost forgotten that she was a severe patient some time back. Yeah, so ऐसा भी होता है. अमेजिंग, एक्चुअली अमेजिंग टू हियर Yeah, दिस थिंग कि yeah. कोई सर्जरी एकदम डॉक्टर ने बोल दी है और वो सिर्फ लेकिन Absolutely. सर्टेन एक्सरसाइजेस, Yes, स्पाइनल एडजस्टमेंट्स बिल्कुल. वो ठीक हो गया। आपने बोला कि 2-3 बार सेशंस लेते हैं लोग जनरली और फिर 6 महीने के लिए दे डिसअपीयर, Yes, देन yes, दे कम बैक एंड देन दे गेट yes, देमसेल्व्स yes, फिक्स्ड। yes, yes. सो जैसे कि डॉक्टर की दवाई के लिए हमेशा बोला जाता है ना कि आप 5 दिन का कोर्स कर लो, 15 दिन बिल्कुल, का कोर्स कर लो, बिल्कुल, सो ऑन एंड बिल्कुल, सो फोर्थ। बिल्कुल. इसमें कितने दिन का कोर्स है? 2-3 दिन का बस, या इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस? सो ये अच्छा सवाल है। इनफैक्ट इससे हम ये भी समझा सकते हैं आपके ऑडियंस को कि कायरोप्रैक्टिक में डोसेजेस कैसे होते हैं। सो नॉर्मली आप देखेंगे काफ़ी सारे कायरोप्रैक्टर्स 10-10 सेशन कर लेते हैं, तो विच आई थिंक इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज़ जो चीज़ें मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ उसका चेंज आने में, उसके ऊपर डिफरेंसेस आने में प्रोबेबली 3 से 4 दिन लग सकते हैं। ठीक है? और तो मैं ऐसा करूँगा कि शायद आपको 3 से 4 दिन बाद बुलाऊँगा, एंड वन्स आई सी दैट यू आर शोइंग सम पॉजिटिव चेंजेस, then I can probably do 1 or 2 more sessions after that. And in a kind of regular interval, I will be doing not more than 3 to 4 sessions. ओके। Okay? Because if this therapy has to work, it will work in the 3-4 sessions. And if it doesn't have to work, then I'm wasting your time and my time also. So then I would not want to do that. So once 3-4 sessions may I see the results, then we kind of follow up with the patient, maybe after a month, maybe after 2 months, as and when required, जैसे उनके complaints हैं और जैसे वो उसको better कर पा रहे हैं. So because क्या होता है कि it is like a check. अगर मैंने 1 हफ्ते के बाद आपको देखा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने अपना मैनिपुलेशन किया, आप एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सो देन वी आर गुड, वी सस्टेन दिस फॉर द नेक्स्ट 2 days. So basically, somehow you're teaching your body a disciplined lifestyle by doing the exercises, right?
by getting yourself adjusted. So I think both these things are going in line, and there is a consistent healing which is happening. And 3 months 4 months down the lane, वो बोलते हैं ना कि 21 days तक आप कुछ भी कर लो तो वो सही हो जाता है. तो Indeed. शायद उसी तरह जब आप खुद समझ पाओ कि एक्सरसाइज एक्चुअली मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों आप उस चीज को नहीं करोगे. ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि आप इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते, आप समझ नहीं पाते. नहीं, इसके ऊपर मैं आऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे Yeah. दिमाग में. बट इससे पहले, जब पहली बार पेशेंट आपके पास में आता है, Yeah. तो और जब वो पहला सेशन लेकर ही जाता है, तो Yes. कितना फिक्स्ड हो जाता है वो? बहुत डिपेंड करता है उसमें, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो अलग अलग एज ग्रुप्स के हैं, अलग अलग कंडीशंस के हैं. बट डेफिनेटली एक जो इमीडिएट अगर आप मुझे बताएंगे कि जो रिलीफ मिले उसको, सो बेसिकली क्या है कि ये जो है बाय ऑन रिसर्च ये आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है. ओके. और इसके साथ साथ जो आपके पेन रिसेप्टर्स होते हैं, वो पेन रिसेप्टर्स को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपको वो पेन चीज़ फील नहीं हो पाती है. ये भी एक काफ़ी हद तक आप उसको भूल सकते हैं. तो एक तो आपका मूवमेंट इम्प्रूव होता है, योर बॉडी फील्स क्वाइट लाइट, जो ऐसा लगता है कि कभी-कभी जो जिनको नेक प्रॉब्लम्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने नेक पे, अपने शोल्डर पे 10-10 किलो का वज़न उठा के रखा है. तो वो फीलिंग एक इंस्टेंटली खत्म हो जाती है. ऐसा लगता है उनको कि दैट फीलिंग हैज़ बीन रिलीव्ड ऑलटुगेदर. बैक के जो मूवमेंट्स होते हैं, कभी-कभी क्या होता है कि हमें अगर डर लगता है कि ये मूवमेंट करने पे मुझे तकलीफ होगी, और अगर यही मूवमेंट मैंने पूरी तरह खत्म कर दी, पूरी तरह उसको क्लोज कर दिया, देन दे फील सो कॉन्फिडेंट कि आई एम एबल टू डू दिस. सो दैट्स लाइक अ की. Suddenly this movement has opened up for them, which is a huge thing. Only problem is that वो कभी खुद नहीं कर पाते उसको, और जब हम उसको कर देते हैं, so they see the difference. So yeah, इस तरह तो होते ही रहता है. तो कोई जैसे स्टिफ नेक या स्टिफ बैक के साथ में आपके पास में आया, Yeah. तो isn't that becoming their lifestyle कि वो तो मतलब मैं इतना नहीं देख पा रहा हूँ, I'm okay, इतना तो Yes. देख पा रहा हूँ, Yes, that's exactly. fine. And that's where there is a problem, क्योंकि हम लोग हमारे problems को accept करने लगते हैं. Instead of finding solutions, we actually accept our problems very easily, because आपको लगता है कि क्या करना है, मतलब इधर से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक देख सकते हैं, एक ही बात है, तो ठीक है ना, यहाँ तक देख. आज ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो 7 साल से वो यहाँ तक देख रही है. कंपैरिजन है उनके My पास कि मैं goodness. यहाँ पे यहाँ तक देख सकती हूँ और यहाँ तक देख सकती हूँ 7 साल से, एंड शी इज ओके विद इट. सो वी जस्ट डिड अ मूवमेंट एंड शी कुड एक्चुअली टर्न दिस स्विच, एंड शी वाज सो हैप्पी कि इट वाज जस्ट दिस मच दैट आई हैड टू डू. बट क्या होता है ना, कभी-कभी आप अपने प्रॉब्लम्स को इतना सीरियसली ले लेते हो कि आप अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लेते हो. आप सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट नहीं करते. यू डोंट वांट द सॉल्यूशंस, यू वांट द प्रॉब्लम्स. सो दैट्स हाउ इट इज. लोगों को डर नहीं लगता, बिकॉज आई एम श्योर जब कोई आप किसी को लिटा करके उसकी स्पाइन को एडजस्ट कर रहे हो, नेक को एडजस्ट कर रहे हो, आई हैव सीन आप कान ऐसे बजा देते हो एंड ऑल दैट. सो लोगों को डर नहीं लगता ये सब, मतलब अब इस जैसे कि प्रोसेस आप के लिए जाने के लिए. जैसे कि आप देख रहे हैं, और मतलब आपने भी सारे वीडियोस देखे हैं, Right, दैट्स हाउ यू कम right. टू नो. तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वीडियोस देखते हैं. काफी सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसी थेरेपी भी मे बी अब्रॉड कभी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज को. और ये जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी मूवमेंट्स हम लोग करते हैं, ये सारा कुछ इट इज अ साइंस. These movements have to be done in this way only, and there is a way to do it. And if you closely observe, uh, most of the chiropractors who do that, the way of doing the movement is the same. अब आप इसको किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते. बट अगर मैं सिर्फ कायरोप्रैक्टर की बात करूँ, तो काफी लोग बोलते हैं कि हम खुद भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं. तो अगर आप वो मूवमेंट देखो और कायरोप्रैक्टर का मूवमेंट देखो, तो वो बिल्कुल अलग है. So that's where the difference comes in. So it's absolutely science related, and of course we always look at the contraindications, because इसमें भी काफी सारे contraindications होते हैं जहाँ पर हमको पेशेंट को टच नहीं करना चाहिए. So काफी टाइम ऐसा होता है, क्योंकि हमारा प्रोसेस ही ऐसा है कि हम अगर हमको लगता है कि पेशेंट बहुत सिवियर है, तो पहले हम उनके डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है या ऐसी ऐसी तकलीफ है. तो वी आर ओके टू से नो, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज Right. पेशेंट को एक गलत होप देना और उसके बाद उनको ये बताना कि हाँ ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, और 3-4 सेशन के बाद उनको बोलना कि नहीं, आई डोंट थिंक वी कैन डू इट, इट डजंट मेक सेंस. सो देन वी डोंट डील विद दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज उसमें मुझे ना एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा डैमेज भी नहीं होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड नॉट डैमेज द पेशेंट. Right. बहुत सारी चीजें हैं जो आपके शायद आपके सामने नहीं आती है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग
क्लिनिशियंस, डॉक्टर्स, सर्जन्स बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है, बट देन यू कम टू नो ओनली व्हेन यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल और मे बी 3 months और 6 months डाउन. ओके, बट मुझे लगता है कि इन चीजों में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. सो वी टेल दैट अपफ्रंट. कॉन्ट्राइंडिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वी चेक इनटू दैट एंड देन वी फॉलो इट अप विद द पेशेंट. अच्छा, ऑन अ वेरी लाइटर नोट आई एम Yeah. जस्ट आस्किंग समथिंग, मेरी गर्दन अगर इतनी घूम जा रही है सो इज दैट फाइन? Oh yes, आपकी गर्दन फिलहाल तो सही रेंज में है. So I don't think there is a problem right now. ग्रेट. Yeah. अच्छा, क्योंकि आप बता रहे थे, क्योंकि ये बॉडी एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम टियर 2 टियर 3 टाउन्स की तरफ अगर रुख करें आज भी Yes, इंडिया के yes, अंदर, वी yes. वुड सी दैट यू नो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दीस काइंड ऑफ स्टफ. Yes. इवन आप किसी बहुत छोटे सैलून के अंदर आज चले जाएं, मैं कहता हूँ Yes. बड़े शहर के छोटे Yes, सैलून में चले yes, जाएं, yes, वहां बिल्कुल. पर वो आपको फ्री सर्विस दे देते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. क्या वो और ये कुछ डिफरेंस है? बहुत सारा डिफरेंस है. ठीक है, क्योंकि जो सैलून में जो बंदा आपके साथ ये कर रहा है, वो सिर्फ आपके नेक को जो भी अवेलेबल रेंज है उसमें मूव कर रहा है. उसको जहां लगता है कि ये यहाँ से मूव हो सकता है तो वो उसको हिला रहा है. सो ये, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, आवाज आनी चाहिए और ये मूवमेंट होना चाहिए. हाँ, ये उनका वो राइट, रहता है, यस. क्राइटेरिया है. और उनको लगता भी है कि अगर आवाज आ गई तो मेरा काम सही हो गया. ठीक है, बट आप समझो, आई मीन आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल कि मैं सिर्फ नेक की बात करूं तो नेक में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी कि ये वाला पार्ट इतना, ओके, आपके पास 7 वर्टिब्रेज होते हैं, 7, C1 to C7. ओके, जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, सो देयर आर डिफरेंट वेज एंड देयर आर डिफरेंट लेवल्स जहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ. अब ये एडजस्टमेंट मैं पेशेंट को बताऊँ तो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, बट मुझे मालूम है कि मैं कहाँ कहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, किन किन चीज़ों को एडजस्ट कर रहा हूँ. और नेक के ऐसे 3 से 4 मूवमेंट होते हैं जो मुझे उस सारे सेशन में करने होते हैं. एंड वंस दैट इज कंप्लीटली डन, दैट्स वेयर द पेशेंट फील्स फ्री. आप जब वही चीज किसी और के साथ करते हो तो कौन से लेवल पे मूवमेंट हो रहा है आपको मालूम नहीं है. आपने सिर्फ क्रैक सुना, मूवमेंट आ गया, आपको लगा अरे वाह ये तो हो गया. समझ रहे हैं? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज द डिफरेंस. यू नो, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग दैट साउंड. इट्स नॉट अबाउट जस्ट मूविंग यू एनीवेयर. ऐसा तो आप मूवमेंट खुद भी कर लो, कहीं ना कहीं से तो आवाज आ ही जाएगी. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव दैट. लेकिन अगर आपको करेक्शन करना है, अगर आपको एडजस्टमेंट्स करना है, तो आपको पहले प्रॉब्लम देखना पड़ेगा और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट वी डू. ओके. एंड जो क्योंकि आपने बताया कि 25 से 40 एज ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है आज की डेट में, या अब ज्यादातर वही लोग आपके पास में आ रहे हैं. सो इनके लिए अगर हम ये देखें कि मेजर प्रॉब्लम क्योंकि उनकी यही है कि वो लोग लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं है. सो इनके लिए जब भी आपके पास में आते हैं तो ज्यादातर इनकी क्या कंप्लेन होती है? क्योंकि रेगुलर कंप्लेन तो आपने बताई मेरे को, कॉमन कंप्लेन की बैक पेन की है या नेक पेन की है. सो बट विद दिस यंग ग्रुप, बिकॉज यू नो दे आर वेरी यंग, 25 की एज में किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई आज की डेट के अंदर, आप सुनते हो तो आप सोचते हो कि यार ये कैसे हो सकता है. तो वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स के साथ में आते हैं? बट इट्स वेरी कॉमन, और उनके प्रॉब्लम्स भी वही होते हैं. और इनमें बेसिकली होता क्या है कि इनके मसल इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होते हैं. ट्रेपीजियस जो मसल है हमारे नेक के पीछे, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है. नेक मस्कुलेचर ओवरऑल काफ़ी टाइटनेस में आ जाता है. बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव व्हेनेवर यू हैव अ नेक पेन इज स्पैज्म. सो योर मसल्स विल गेट इनटू स्पैज्म. तो यही होता है कि उनके मसल्स इमीडिएटली स्पैज्म में चले जाते हैं. और वो एज अ सोल्यूशन मे बी दे टेक अ पेन किलर और मे बी एंटीस्पैज्मोटिक एंड दे फील दैट इट गेट्स बेटर. बट जब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक कंसिस्टेंटली पेन किलर लेते हैं, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल तक, और जब उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब उनको लगता है कि अब शायद फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, या अब शायद ऐसा कुछ करना चाहिए जो कोई मेरा नेक पकड़े और उसको मूव करे. एंड देन दे स्टार्ट सीइंग दिस वीडियोज एंड दे फील दैट हाँ, दिस इज द सोल्यूशन. सोल्यूशन बेसिकली लाइज इन द राइट पॉस्चर. बट येस, ये चीज करने से डेफिनेटली फर्क पड़ता है. सो कंप्लेंट्स तो खैर वही होते हैं कि नेक पेन हो रहा है, कभी कभी रेडिएटिंग पेन हाथों में भी आ रहा है, वो थोड़ा सा सिवियर होने लगता है. और इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि विटामिन डेफिशिएंसीज. ये एज ग्रुप में लोग अपने सप्लीमेंटेशन या विटामिन इंटेक के बारे में इतने सीरियस नहीं होते.
B12 and D3 are one of the most common deficiencies that are found in Indians. अगर आप हाथों में झुनझुनी आ रही है या आपके स्मॉल जॉइंट्स में आपको पेन हो रहा है, तो हाई चांसेस दैट यू हैव डेफिशिएंट D3 और B12 एंड मुझे लगता है कि इसमें ज़रूरी है कि वो उसको चेक करके वो अपना डोसेज क्लियर करें और कोशिश करें कि वो एक नॉर्मल लेवल पे उसको मेंटेन कर सकें। सो जैसे ही आप बोल रहे हैं कि अगर विटामिन डेफिशिएंसी को अगर हमने वहाँ पर रोक लिया या वो Yes, पूरी कर दी, तो yes. उस केस के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम्स फिक्स नहीं हो पा रही थी, मे बी हम कहेंगे वो ठीक। स्मॉल जॉइंट इश्यूज लाइक जो कंप्लेंट्स होते हैं काफी सारे यंगस्टर्स के कि सुबह उठ के स्टिफनेस उनको ज्यादा फील होती है, सुबह उठ के उनको ऐसा लगता है कि मतलब एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, ये सारे कंप्लेंट्स होते हैं। तो यस, इसमें D3 डेफिनेटली काम करता है। मैं आपसे बोल रहा था ना कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं पूछ रहा यस, हूँ। बिल्कुल। जानना चाहता हूँ कि ये क्योंकि आपने बोला एक्सरसाइज करना ऑफ कोर्स नेसेसरी है, और जब भी आपके पास में कोई भी पेशेंट आता है आप उसको एडजस्ट तो करते ही हैं, बट उसको रेकमेंड भी करते हैं कि सर्टेन एक्सरसाइजेस वो करता रहे, डेफिनेटली, सो दैट वो उसका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, जो बिल्कुल, भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा के लिए दूर चली जाए, बिल्कुल, नॉट दैट यू नो कि टेम्परेरी सोल्यूशन मिला है एब्सोल्युटली। उसको। बट क्या होता है, कुछ कुछ लोग मेरे जैसे आलसी भी होते हैं जो कुछ दिन के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट उसके बाद में वंस द बॉडी इज फिक्स्ड एंड देन यू नो दे अगेन लाइक टू हाइबरनेट, जैसे आपने देखा होगा बेयर हाइबरनेट करता है। सो फिर कुछ प्रॉब्लम है, फिर हम लोग करेंगे, फिर हम लोग बैठ जाएंगे। तो यही तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं, जो 1-2 सेशन करने के बाद जो मुझे 6 महीने के बाद देखते हैं, ये वही पेशेंट्स हैं। जो मतलब कि मुझसे मिलने के बाद इस चीज़ को समझते हैं, पोस्चर समझते हैं, एक्सरसाइज समझते हैं, 1 महीने तक रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, रिलीजियसली सब कुछ फॉलो करते हैं और बहुत खुश भी हो जाते हैं। एंड आफ्टर अ मंथ यू फील कि चलो एवरीथिंग इज़ गुड नाउ, सो इट्स फाइन। एंड देन ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं, एंड आफ्टर आफ्टर 4 और 5 मंथ्स जब वो थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, देन दे फील यस इट्स टाइम टू सी मी, एंड दैट्स वेयर दे कम बैक एंड यू नो वी काइंड ऑफ रिपीट द होल प्रोसेस। सो बेसिकली ये ऐसे ही होता है। But having said that, I'm not saying that you cannot miss your exercise on a daily basis. It is not as stringent as it sounds. But मुझे ये लगता है कि yes, आपको एक awareness होना बहुत ज़रूरी है. Right. Whether it is your exercise, whether it is your posture. You can't be just very casual about it because that's where you will start facing problems. Because अगर आप इंडिया में देखो 6'1", 6'2", 6'3", ये हाइट के जितने भी लोग हैं, rarely you will find, if they are not from army or probably police, अगर वो एक नॉर्मल सिविलियन है, आप हार्डली देखोगे कि उनका पोस्चर सही है। उनका पोस्चर मोस्टली गलत होता है, क्योंकि क्योंकि वो लोग 6'3" में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट दे आर लुकिंग एट इज पीपल हु आर अ लिटिल यू नो, सो दे हैव टू कंसिस्टेंटली लुक डाउन, उनको नीचे देखना पड़ता है। ये होता है, और yes, आई एम क्लोज टू 6, मुझे yes, थोड़ा सा हंच करना पड़ता है। absolutely, so that आप उनसे बात कर सको। राइट। But then it's important that you also carry your height. It is also important that you carry your posture. Besides whatever the communication happens, but this is something that you have to be very serious about. So ये एक important चीज है और ये होना ही चाहिए, बिल्कुल। आपके पास में आई सॉ दैट यू नो बहुत सारे एक्टर्स भी आते हैं। Yeah. कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताइए ना उनके बारे में। इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब ऐसा कुछ स्टोरी तो नहीं है, मतलब बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, इट्स ऑल वर्ड ऑफ माउथ। तो वो अगर कभी देखते हैं, एक दो अच्छे एक्टर्स आए हैं मेरे पास और बस उन्होंने अरे आप मुझे नाम लीजिए, सोहेल खान। बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, एवरीवन नोज। यस यस यस। नहीं, सोहेल खान तो खैर वो तो मुझे और एक मेरे पेशेंट ही थे, ओके। जिनके रेफरेंस से उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है हम लोगों को भी थेरेपी करनी है। तो दैट्स हाउ वी डिड इट एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी आल्सो अबाउट इट। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनको लगता है कि यू नो, I think the singer, I'm not Aditya Narayan. आदित्य नारायण, Yes, राइट? so he had few issues and he was very happy eventually, and he was following up with for a long time. So ऐसे हैं बहुत सारे, yeah. I mean, this is also one perspective of therapy that people are looking into and find it interesting. So yeah, that's nice. But story ऐसी, मतलब ऐसा तो कुछ अभी तक मैंने कोई story तो ऐसे कुछ बनाई नहीं है frankly. अच्छा, आपके पास में कोई भी पेशेंट आता है तो ऑफ कोर्स आप एडजस्ट करते हो, एडजस्ट करने के बाद में आप उनको कुछ कुछ प्रिस्क्राइब करते हो कि Yes. आप यू नो यू Yes. रिकमेंड कि आप एक्सरसाइजेस करो, Yes. आप सही पोस्चर में बैठो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या इसमें डाइट भी इंक्लूडेड है, या आप डाइट वाला पार्ट? डाइट एक्चुअली मैटर करता है
कुछ पेशेंट्स पे जिनको ऑटो इम्यून इश्यूज हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या इसको ऑटो इम्यून बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं आर्थराइटिस के, जिसमें कि थोड़ा सा डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली खट्टा खाना एंड ऑल दैट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम नोटिस करते हैं कि डू दे हैव एसिडिटी और डू दे हैव गैस इश्यूज, और तो उसमें भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चलती है कि आपका जो बॉडी का जो पीएच है वो कैसा है, बिकॉज ऑब्वियसली पीएच दोनों तरफ होता है, अल्कलाइन होता है, एसिडिक होता है। तो अगर आपका पीएच टुवर्ड्स अल्कलाइन है सो इट इज स्टिल ओके, या नॉर्मल है तो अच्छा ही है, बट अगर पीएच एसिडिक है तो इट अफेक्ट्स योर जॉइंट्स मोर, so you will always have that stiff joint, you will always have that difficulty in moving your body too much। काफ़ी टाइम ये ऐसे भी दिखाता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ा सा असर पड़ता है। तो इन चीज़ों में ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा स्पाइसी, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। एक पैटर्न समझें जहाँ पर आपको पता चले कि ये खाने से मुझे कल तकलीफ होती है, तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो मे बी यू शुड ट्राई एंड अवॉइड दीज काइंड ऑफ फूड्स, एंड इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो ये आपको समझना ज़रूरी है कि क्या खाने से आपको तकलीफ हो रही है, एंड मे बी हाउ यू कैन अवॉइड दैट काइंड ऑफ। सो या दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो कुछ मतलब क्योंकि मैं इसको एक एक तरीके से सीक्वेंस वाइज देखने की कोशिश यस, कर रहा हूँ। यस, पेशेंट आता है आपके पास में, पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब करते हो, एक सर्टेन एडजस्ट करते हो, यस, एडजस्ट करने के बाद में आपने यस, उसको सर्टेन एक्सरसाइजेज या पॉस्चर्स के बारे में यस। एडुकेट किया, और उसके बाद में इज दिस लाइक डन और नो, इट्स नॉट डन। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स बहुत सिवियर होते हैं। जैसे लॉट ऑफ केसेस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, जहाँ पे पेशेंट पेशेंट को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, बस उसको ये दिख रहा है कि वो हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी टाइम जब हम एडजस्ट करते हैं तो हम सिर्फ बहुत मिनिमल मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा है, वो एरिया इतना ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है कि हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी भी होनी चाहिए। तो मैं वहाँ पे फिजियोथेरेपी भी सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज़ आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट माई सेल्फ, एंड वी हैव आवर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ऑल्सो। एंड पेशेंट कहीं से भी आए तो मैं हम उनको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको इस स्टेज पे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो आपको करनी चाहिए। काफ़ी टाइम बैक पेन और नेक पेन में भी जैसा मैंने बताया कि स्पैज़म होता है, मसल स्पैज़म। मसल स्पैज़म सिर्फ एंटी स्पैज़मिक मेडिसिन लेने से कम नहीं होता। उसमें आपको कभी-कभी स्पैज़म कम करने के लिए फिजियोथेरेपी करनी पड़ती है, कुछ वाइब्रेशन थेरेपी होती है, कुछ अलग-अलग किस्म की थेरेपी होती है। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि मे बी यू शुड हैव अ कोर्स विद द फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो, जहाँ पर वो आपको कुछ स्पैज़म क्लियर कर सकें और आपको एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट कर सकें, चाहे वो मेरे एक्सरसाइज हो या उनके एक्सरसाइज हो। एंड ऑफ द डे ह्यूमन बॉडी इज द सेम, जो मूवमेंट हमको करना है वो मोर और लेस इज द सेम। सो अगर हम एक ऐसा ट्रैक बनाएं जहाँ से हमारा हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा और बेटर हो सके, तो या आई सजेस्ट ऑल दीज थिंग्स। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वी अंडरस्टैंड दैट दिस पेशेंट इज नॉट फॉर कायरो, और दिस पेशेंट इज नॉट फॉर फिजियो, and then we refer them to surgeons also, ओ because see, I as a clinician or as a physiotherapist or as a chiropractor, I'm not saying that I have the solution for everything. I have a solution for a certain range, okay? And if this particular problem is not from my range, then I would rather suggest it to a clinician who can do it, okay? This is what we are taught, in our practices, ki basically if you see that this is not your problem, you might as well educate and refer the patient to someone who can solve this problem. So I think there's no harm in doing that. तो कोई ऐसा केस आपके पास में जो आया हो और अनफॉर्चुनेटली वो खराब हो गया, Yeah. अनफॉर्चुनेटली वो सोल्यूशन लेके नहीं जा पाया जिसके लिए वो सोचकर जो आया था, ऐसा होता है? काफी सारे केसेस होते हैं, जैसे मेरे पास पोलियो केसेस आते हैं। ओके। तो पोलियो केसेस में क्या होता है कि काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं पोलियो केसेस में, बिकॉज़ एक साइड में ही आपकी वेट बेयरिंग होती है, दूसरे पैर पे आप वज़न नहीं दे पाते। तो अगर वो पेशेंट ये सोचता है कि मैं उसका वो अलाइनमेंट सही कर दूँगा, तो मैं उनको बताता हूँ कि दिस इज़ प्रैक्टिकली ये मेरे एरिया का काम नहीं है। ये अलाइनमेंट नहीं हो सकता, और आपके जो दूसरा लेग है उसमें अगर पावर नहीं है, तो हम इसको वेट बेयरिंग नहीं कर पाएँगे। सो ये चीज़ इज़ नॉट पॉसिबल। सो अगर वो यंग बच्चा है तो और अगर उसमें कोई भी ऐसा स्कोप है, तो हम उसको हायर अथॉरिटीज़ के लिए या गुड कॉलेजेस में जहाँ पर, या गुड हॉस्पिटल्स में जहाँ पर एक प्रॉपर रिहैब हो सकता है उनके लिए,
we refer them there also, and we tell them कि ठीक है आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करिए, because मेरे पास इसका solution नहीं है, and I think it's very fair. I mean it's important that काफी टाइम हमारे कैंप में भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, कभी कभी हमको उनको ना बोलना पड़ता है, बट देन एक बार एक पेशेंट आया था, आई रिमेम्बर he was about 70, and this was COVID times, and you know हम गोवा में थे, हमारा कैंप गोवा में चल रहा था, and this patient came with a can of a mobile can of clearing up the air and whatever, so he was carrying that with him all the time, and when he came, when it was his turn, he told me that can we fumigate kind of the whole area, कम पूरा एरिया को हम लोगों को क्लीन हाइजीन कर देना है, और उसके बाद बाय पुटिंग अप दैट गैस, एंड देन ओनली आई वांट यू टू डू द थेरेपी फॉर मी. Oh my goodness. Yeah, because he was a cancer patient. Oh. And उनको जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा था. जब मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री सुनी और मैंने सब कुछ ये किया, तो मैंने उनको बोला कि आई डोंट थिंक यू शुड रियली गो फॉर दिस काइंड ऑफ थेरेपी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि इससे आपको कितना फर्क पड़ेगा. एंड एज अ क्लिनिशियन आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में डॉक्टर्स नहीं बोलते. यू विल नॉट हियर अ डॉक्टर सेइंग आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ही विल ऑलवेज से यस देयर इज अ सॉल्यूशन टू दिस. वी आर प्रैक्टिसिंग. That's why we call it a practice, because we practice it, we try to do it. So that's where the patient told me that see, I'm in a lot of pain, okay, and I'm in the last stage, so I have accepted everything, and I'm actually not doing any therapy for cancer right now, but this pain is really killing me now, and I have not been able to work with painkillers or anything of that sort. So just for my sake, just for me to kind of go through this, and probably because I've come here, can you just help me do it? So that's where I didn't do a manipulation for him, but I did something else which was related to physiotherapy. I just released his muscles a bit. I just tried to improve his range of motion, and once we left Goa, after 4 or 5 days, we got a message from him that his pain has reduced quite a bit. Amazing. And he was very happy with the whole treatment. And probably that's where I realized that sometimes the psychological aspect of a patient should also be addressed. Right. क्योंकि क्या होता है, वो उनका साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उनको लगता है कि ये चीज काम करेगी, कभी कभी वो चीज उस तरह भी करनी पड़ती है. एंड इवन इफ ही वाज पेन फ्री फॉर अ वीक, I think it was a big thing in that span of life that he had, which was like a very limited span. So yeah, that's how it is. Oh my goodness. Okay. हम एथलीट्स की बात करते हैं अब, क्योंकि एथलीट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा हो जाती हैं. बिल्कुल. सो बट दे आर वेरी रेगुलर विद देयर एक्सरसाइजेस, देयर रिजीम, बट स्टिल लाइक कुछ ना कुछ मसल पुल हो गया, कुछ हो गया. सो इस तरीके के पेशेंट्स जब आपके पास में आते हैं, पहला तो आते हैं. यस, बिल्कुल. ओके. एंड देन उनके ट्रीटमेंट्स या उनको जो आप प्रिस्क्राइब करते हो वो क्या होता है? एथलीट्स में एक बात है कि आप उनमें थोड़ा कंसिस्टेंट लेवल पे ट्रीटमेंट कर सकते हो. जैसा मैंने आपको बताया कि हम नॉर्मली ट्रीटमेंट को स्पेस आउट करते हैं. स्पेस आउट इसलिए करते हैं बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू मूवमेंट, एंड व्हेन आई डू अ सडन मूवमेंट लाइक दिस, इट्स लाइक अ शॉक टू द बॉडी, and you take about 3 days to recover from that kind of shock. For an athlete, he's already done a lot of movements. You will be surprised to know that in developed countries, there are chiropractic clinics completely dedicated to athletes, jahan par athletes in and out before a game or sometimes even after a game, they actually go and finish a adjustment first and then go and play the game, and that makes a hell lot of a difference. I have seen a lot of athletes who are runners and a lot of other things also, and yeah, when they come with this kind of problem and when we adjust them, the recovery is better because they're able to take the movements better. So I call them maybe even alternate days, sometimes even alternate days, if they are, let's say, doing a probably some kind of session or some kind of championship. So obviously they have to perform, so उनको treatment जल्दी करना है, treatment का असर जल्दी होना है, तो 1-2 सेशन हम लोग just before the championship कर लेते हैं. They feel the difference, and yes, of course it works very well for them. कोई लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ फन के लिए आते हैं, मेरी गर्दन बजेगी तो मुझे आवाज सुननी है. Of course, you get a lot of people like that, and I think एक general alignment लोगों का होना ये भी बहुत जरूरी है. काफी टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग उस आवाज को लेकर ही बहुत ज्यादा मतलब फेटिश होते हैं कि बस हाँ ये आवाज सुननी है.
लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो हम उनको उनके पोस्चर को इवैल्यूएट करते हैं, एंड बिसाइड्स द एडजस्टमेंट वी आल्सो काइंड ऑफ एजुकेट देम कि भाई आपकी पोस्चर में ये प्रॉब्लम है, तो आप जो भी कर रहे हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पे भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। रेड फ्लैग्स क्या है एग्जैक्टली exactly? जैसे अब क्योंकि बहुत सारी ऑफ कोर्स हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग पे नेक इन पेन यस, या बैक पेन है, यस, फ्रोजन शोल्डर्स हैं, यस। बट एग्जैक्टली रेड फ्लैग्स क्या हैं? रेड फ्लैग्स इसमें अगर जो प्रेजेंटेशन लेवल होता है, प्रेजेंटेशन लेवल में आप देख सकते हैं काफी टाइम अगर एक्यूट एक्यूट केसेस है, एक्यूट केसेस शुड नॉट रियली बी हैंडल्ड बाय कायरोप्रैक्टिक, बिकॉज एक्यूट केसेस में स्वेलिंग होता है, हाई चांसेस ऑफ हेयरलाइन फ्रैक्चर, जिसको आप और ज़्यादा कर सकते हो, आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो उसके लिए। तो एक्यूट केसेस फॉल के बाद, इमीडिएट फॉल के बाद आप कायरोप्रैक्टर के पास आ गए, तो मैं उनको टच नहीं करता हूँ। आई जस्ट सजेस्ट कि आप अभी फिलहाल आइसिंग करिए, रेस्ट करिए और मुझे 2 दिन के बाद दिखाइए, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम chiropractic is a big no. You cannot do any sort of chiropractic therapy here. Okay. इसके अलावा हाइपर मोबिलिटी, यानी कि कोई ऐसे मूवमेंट्स है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप उसमें कायरोप्रैक्टिक थेरेपी करना नॉट एडवाइजेबल। रेट्रोलिस्थेसिस या एंट्रोलिस्थेसिस, यानी कि जो आपके जो वर्टिब्रा होते हैं वो आगे पुश हो जाते हैं, तो उसमें ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 इज स्टिल ओके, बट ग्रेड 3 अगर वो वर्टिब्रा उसी लेवल पे ऑलरेडी पुश्ड है, यानी कि अगर आपका स्पाइन इस तरह है, this is out, this vertebra is out, it is not going along the flow of the spine, और उसके बाद अगर आप इसमें मूवमेंट कर रहे हैं तो आप उस एंटरलिसिस को बढ़ा रहे हैं। सो इन चीज़ों में भी उसको सजेस्ट नहीं करते। सो बेसिकली हाइपर मोबिलिटी, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर बॉडी में इन्फेक्शन है, अगर बॉडी में हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन है, तो कायरोप्रैक्टिक थेरेपी इज हाईली अवॉइडेड। ओह, बिल्कुल। अच्छा, अगर बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट सिली भी साउंड कर सकता है, पर प्लीज बता दीजिए मुझे, अगर किसी की गर्दन आपने एडजस्ट करनी है या बैक एडजस्ट करनी है और उसमें आवाज ना आए तो आप उसको कैसे लेते हो, हुई या नहीं हुई, और पेशेंट इसको कैसे लेता है? पेशेंट तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिवली लेता है, उसको लगता है कि कुछ तो मिस हो गया, ओके, बट क्योंकि पेशेंट की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि हाँ यहाँ पे किया तो भी आवाज आना चाहिए, वहां पे किया तो भी आवाज आना चाहिए। For me, we know that sometimes there is a high chance that there cannot be a move, there cannot be some sound, which is absolutely fine. And हमारा टारगेट ये है कि वो रेंज ऑफ मोशन कवर होना चाहिए, वो रेंज ऑफ मोशन में हमको जाना है। So our focus is there. Sound is not just the focus. There are many school of chiropractic where they don't believe in the sound process. All they believe is that the movement has to be done only in a certain angle and in a certain way. Okay, and that's how you release the certain levels. इसमें sound आए या नहीं आए, it doesn't matter. So that's absolutely no. अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक दूसरा सवाल भी है, क्योंकि बचपन के अंदर हम लोग सबके सब अपनी उंगलियां ऐसे ऐसे Yes, बजाते रहते हैं। yes, सो वन, इज दिस राइट, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टू, क्योंकि बड़ों से बहुत सुना है हमने yeah, कि ये नहीं करना yeah, चाहिए, yeah. पर क्योंकि यू आर द एक्सपर्ट, यू लेट अस नो कि क्या आप सही मुझे है। बताइए जब आप करते हैं तो क्या होता है? सो साउंड आता है मोस्टली, और एंड देन साउंड के बाद में थोड़ा सा एक, आई डोंट नो व्हाट, बट सम yes, रिलैक्सेशन। absolutely. See, basically ये जो आवाजें आती है, it is nothing but the gas bubble which is coming out of your joint, which is trapped. और जब आप एक बार साउंड करते हो तो वो गैस बबल निकल जाता है और उसके साथ साथ एक गैस बबल बन भी जाता है। ओके, ओके, तो अगर आप साउंड करना चाहो तो आप पूरे दिन में साउंड कर सकते हो। सो व्हेन एल्डर्स से दैट यू शुड नॉट डू इट बिकॉज दे प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग इट मोर फ्रीक्वेंटली। ओह, ओके, बट हैविंग सेड दैट, डूइंग इट वंस और ट्वाइस throughout your day is not a bad idea, because early morning जब आप उठते हो you would want to do this, so that the gas bubble is released and you're fresh, the joints are opened up, you are relaxed, the joints are opened up in a better way, and yes, you're on all set for the day. And even by evening when you are too tired and then you feel ki, oh, can I just kind of do something so that it helps and it opens up my neck, so there is nothing wrong in that. So I would not say that you should do it frequently, because I have a lot of पेशेंट्स जिनको वो एक आदत लग गई है, एंड एवरी 10 मिनट्स दे डू दिस, सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड। और उसमें काफी टाइम सर्टेन एंगल्स होते हैं विच आर नॉट द राइट वंस, जिसके वजह से कभी कभी कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं। सो व्हाई टेक दैट काइंड ऑफ चांस? सो नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, वंस और ट्वाइस इन अ डे इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डू इट ओनली फॉर द फिंगर्स,
you know, so राइट, it's absolutely नहीं okay. फिंगर एंड नेक एज वेल. हाँ. तो अगर आप ओवरडू कर लेते हैं Yes. इन केस, तो क्या ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है आपको? Neck may a lot of times it can result into a muscle pull. अगर muscle pull हो गया तो आपका neck you know for a week or so you will find your neck to be very stiff and painful. If there are issues which is deep to the ligament, that can be more problematic. So you know, if you want to invite that kind of problems, yeah. सो थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं फिर. Yes, और बिल्कुल. हाँ, So पर इसमें आवाज what are we treating for you? माय शोल्डर. Okay. सो लेट्स सी क्या Yeah. आवाज आती है या नहीं आती है. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नहीं, आवाज तो मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा. बट डू यू हैव एनी इश्यूज विद योर रेंज और एनीथिंग? आई डोंट नो, क्योंकि हम ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन व्हाइल वी वर डिस्कसिंग ना, सो आपने बोला कि जब आपका विटामिन D3 या B12 अगर Yeah. कम होता है तो टिंगलिंग सेंसेशन Yeah, होता है. yeah. दैट टिंगलिंग सेंसेशन आई डोंट नो, हैव अच्छा. बीन लाइक एक्सपीरियंसिंग Okay, फॉर अ okay. व्हाइल नाउ. So maybe Yeah, so basically shoulder के लिए rotation is one of the most common issues that people notice, you know, like हाथ पीछे लेके जाना so इस मेरा तरह. I Yes. tell you I do yoga and ये Yeah. मेरा दोनों हाथ अगर पीछे से दिख रहे हैं, हाँ. That's so good, that's good. ये हो जाता है, but still I have some, थोड़ा tightness feel होता है. I don't know, हाँ थोड़ा Okay. सा लगता है मुझे. Okay, let's see what we can do. Elbow straight. Quite free. Easy, relax. Keep it loose. आवाज आई? Relax, relax. Loose छोड़िए. Keep it loose. Keep it loose. Yeah. Ow! Okay, 1 minute. Okay. 1 minute. Relax. Keep it loose. Keep it loose. Ah. Easy. Relax. That's it. Wow. One more thing I can do for you. I got the sound. That's the best Yes. thing. Yeah. For your wow moment, Yes. there's something I can do for you. Okay. Keep your hands here. Cross. Yeah. Relax. Yes. Keep your hands here. On my hands. On my hands. Yep. Back straight. Nice and easy. Be relaxed. I'm gonna go back. Okay. You take it easy. Right? Yes. Easy. Sit. 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 And about the ears. Oh my God. Hmm. Good. Do I need to say anything? You're red. My goodness, वो तो मेरा ouch moment हो गया. Okay. So इसको wrap up करते हैं of course. और final मतलब क्या exercises, कोई भी एक regular exercises किसी के लिए भी, like you know, so that वो या right postures क्या होते हैं, अगर आप उसको फाइनली एक एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर तो. I think मुझे लगता है I will talk about the basic ergonomics only because that's where you spend most of the time, you know, sitting and doing your job. So let us say I assume I'm sitting in a chair like this, and it's important that, you know, my hip, knee and my ankle, all of them are at 90 degrees and they are supported. The joint is supported very well. Okay. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा नी ज्यादा बेंड हो रहा है या मेरे पैर लटके हुए हैं. In both these positions, your hip is not supported very well. Okay, so not, that's very important. Secondly, your spine, it has to be supported. वो half way नहीं होना चाहिए. अगर वो half way रहेगा तो it will constantly look for support and it will constantly cause a lot of stress and a lot of, you know, tension around the thoracic muscular area. So you have to support the whole back area. Now, after this, it's important that your neck is in line with your body. Most of the time when we are using a computer, you are always looking at the keyboard and the screen. So this is how your computer, this is how your posture comes in. Now, it's Right. important that you adjust your screen, you adjust your gadgets, you know, rather than adjusting your posture. So it's important that you go back, maybe find a desk where, you know, this is a comfortable way of working, where your elbow is 90 degrees and your wrist right from here is supported very well. Okay, it should not even be like this, because even this causes a lot of problems, whether it is tendons related or, you know, a lot of people, excessive keyboard working cause tendinitis of the, you know, fingers. So again, that is to be avoided. So it's important that you support your wrist and get your head in line with your screen. Your eye level should be 0 plus or minus 15 degrees.
if you're moving your neck beyond that, if you have to raise your neck, or if you have to look down to see the screen, that means your screen position is wrong. Your neck has to be neutral. It cannot be bending down or it cannot be coming up. So that's all about the ergonomics. I think अगर आप इसको follow करें, और दूसरी चीज सिटिंग में कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए आप अपना कोर एंगेज करें. जहां पर आप अपना कोर एंगेज करेंगे, you will try to sit taller, you will try to stand taller. So like, your elders and your parents always say, try to sit tall, try to stand tall. The only purpose of that is that you engage your core and make it an important part of your overall posture. My last question, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं या Yes. हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं, Yes. उस केस के अंदर हम लोग विदाउट सपोर्ट बैठते हैं, राइट? Yes, yes. हमारा पूरा का पूरा जो वेट है वो हमारे दोनों पैरों के ऊपर होता है. बिल्कुल. वो सही रहता है? लाइक अगर आप बहुत लंबे समय तक के लिए कर रहे हैं, जैसे आपने 1 घंटा 2 घंटा मेडिटेशन अगर आप कर सही रहे हैं रहता है अगर आपको बैक पेन नहीं है, अगर आपको नेक के इश्यूज नहीं है, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन. तो ओके. एंड देन यू कैन डू द मेडिटेटिव. आप ये मेडिटेशन का पोज कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं आपने मतलब? किसको देखा है ऐसे करते हुए? मतलब मैं खुद करता हूँ नहीं इसलिए. आप तो करते हैं, लेकिन आपने किसी को देखा होगा ना करते हुए. कौन करता है ऐसा? अब स्वामी करते थे. स्वामीज करते हैं, राइट. राइट? वो करते थे क्योंकि वो बहुत फिट थे, ओके. और हम लोग फिट नहीं है. सो ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए जरूरी है कि आप, अगर आपको बैक इश्यूज हैं, अगर आपको नेक इश्यूज हैं, तो इस तरह बैठना इज नॉट सजेस्टेड. बट येस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो. मे बी आप शुरुआत में कुछ टाइम के लिए सपोर्ट लेके बैठो, और कुछ टाइम के लिए विदाउट सपोर्ट बैठो, एंड ट्रेन योर बॉडी. डोंट शॉक योर बॉडी. ट्रेन योर बॉडी ग्रेजुअली. You have to be grateful about what you have, and then try to train it in the right way, rather than just complaining all the time. And when you're complaining to your body, you're actually abusing it, which is not right. So be happy about whatever you have, be grateful about whatever movements you have, and then keep training your body to do better. I think this is how it should be. सो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अगर हमारा जो मैक्सिमम लिमिट है, Yes. वो मैक्सिमम जैसी कोई चीज है ही नहीं, राइट? मतलब हम हमेशा वी कैन You can always be better. Yes, you can always be a better version of yourself. Definitely. ग्रेट. इट वाज लवली कॉन्वर्सेशन. Thank you. बहुत कुछ मैंने सीखा. आई एम श्योर दैट ऑडियंस को भी बहुत कुछ पता चला होगा Thank आज की you. कॉन्वर्सेशन से. सो Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर Thank जॉइनिंग you. अस. Thank you so much. Thank you.